हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान का अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। तो क्या है क्वेश्चन 1? क्वेश्चन 1 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा फैक्टर के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा राइट आंसर होगा फैक्टर। प्रश्न 2, फरमान शब्द का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर होगा फरमान शब्द का अर्थ होता है सही आदेश। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिर्च और इलायची के लिए प्रसिद्ध था। प्रारंभिक ब्रिटिश शासन काल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेसिडेंटी के नाम से जाना जाता था। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा अवध। किसको? अवध को मिलाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे खालिस्तान व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। तो इसका आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बीवाला ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में खालिस्तान प्रांत की दीवानी प्राप्त हो गई। तो बंगाल प्रांत की दीवानी प्राप्त हो गई थी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति खालिस्तान भी एक कारण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर। उसकी हार का एक कारण क्या था? मीर जाफर था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में खालिस्तान नीति चलाई गई। तो विलय नीति चलाई गई थी। इसका आंसर होगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान एक्ट के तहत की गई थी। तो कौन से एक्ट के तहत की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा, किसके द्वारा लगाया गया था? वास्को डी गामा। किसके? वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री द्वारा 1498 में भारत तक पहुंचना के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इजाजतनामे से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और कंपनी इजाजतनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती। यानी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने आ रही थी तो उन्होंने एक वहाँ की महारानी थी, उनसे एक एक्ट बनवा लिया था जिसको अपन बोल सकते हैं इजाज़तनामा। इजाज़तनामा ऐसा बनवाया था कि उनके अलावा कोई दूसरी कंपनी ब्रिटेन से भारत में व्यापार करने के लिए ना आ सके। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? तो बक्सर का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत की सर्वोच्च शक्ति शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुए। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारतीय शक्तियों की प्रतिष्ठा का पतन हो गया। तो राइट आंसर है हमारा। तो अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हुआ, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की अधिक मांग थी? तो यूरोप के बाजारों में भारत की बनी बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी बहुत अधिक मांग थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक संधि की शर्तें क्या थी? तो सहायक संधि की शर्तें देखते हैं। तो पहली शर्त ये थी कि भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने के लिए इजाज़त नहीं होगी। और इसके अलावा दूसरी शर्त थी कि देसी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध या संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। तीसरी शर्त उनकी ये थी कि देसी रियासतें अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखेंगे तथा रेजिडेंट के परामर्श के अनुसार ही कंपनी का शासन प्रबंध करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किए गए थे? इसका राइट आंसर होगा, वॉरेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। पहला ये है कि 1772 में
बोरिंग हैंड स्ट्रिंग द्वारा एक नई व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में द्वारा हाट होगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। जैसे दो अदालतें होंगी, एक तो फौजदारी अदालत और एक दीवानी अदालत। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? तो प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण तो ये था कि 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। दूसरी शर्त ये थी कि कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वे कंपनी को व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। तीसरा कारण यह था कि नवाब कासिम ने बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। तो ये 3 कारण हो जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? तो स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच विस्तारवादी नीतियों, स्थानीय के क्षेत्रों पर अतिक्रमण, भारी कर लगाने, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध का हिंसक दमन और संस्कृतियों के टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। ठीक है। तो अगला हमारा क्वेश्चन आता है 16वां, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? यानी जो यूरोप से जो व्यापारिक कंपनियां आई थी, जैसे कि मान लो ब्रिटेन से आई थी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल और इसके अलावा फ्रांसीसी और डच कंपनी आई थी। अब इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा के कारण क्या थे वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होता है? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। तो पहला कारण तो ये था कि सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी वस्तु में खरीदना चाहती थी, यानी सारी कंपनियां एक ही तरह की वस्तुएं खरीदना चाहती थी। दूसरा कारण ये था कि सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती। हर कंपनी सोचती थी कि हमें ज़्यादा लाभ हो, हमें ज़्यादा फायदा हो। तीसरा कारण एक यह था कि बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाई शुरू हो गई, यानी बाजारों में कब्जा करने की, यहाँ हमारी दुकान रहेगी, वहाँ हमारी फैक्ट्री डलेगी। तो इस वजह से सारी कंपनियों के आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ये एक महत्वपूर्ण कारण थे सभी कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा के। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है 17वां, लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य भारत में सभी देशी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 18वां, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी वह रियासत कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। अब इस नीति से सितारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तो ये हमारा पाठ समाप्त होता है दोस्तों। आशा है आपको पाठ अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए कमेंट करें।